का स्वागत है। इसमें है 65 नंबर शिक्षक द्वारा पूछे गए किस प्रकार के प्रश्नों को अभिसारी प्रश्न कहा जाता है। इसमें है सी में है एकल और निश्चित सही उत्तर वाला प्रश्न दोनों इसमें आएगा। एक व्याख्या में एक शिक्षक द्वारा पूछे गए एकल और निश्चित या केवल सही उत्तर दोनों प्रश्न अभिसारी प्रश्न है। अभिसारी प्रश्न समस्या समाधान में सहायता करते हैं और बुनियादी प्रक्रियाओं जैसे मापन, संचरण, तुलना करने और विपरीत करने के लिए अति उपयोगी होते हैं। इस प्रकार के सवालों को निर्धारित प्रश्नों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, क्योंकि छात्रों से एक मूल विचार में योगदान करने की उम्मीद की जाती है। फिर 66 में आएगा। 66 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का मूल्यांकन के लिए एक गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि नहीं है। ऑप्शन है ग्राफोलॉजी। इसमें व्याख्या में आएगा ग्राफोलॉजी या हस्तलेखानुमति व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि नहीं है, जबकि स्कोर कार्ड अनेक टोटल रिकॉर्ड्स, व्याख्यानात्मक अभिलेख और सोशियोमेट्री समाजमिति व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक गैर मानकीकृत परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि के अंतर्गत आता है। गैर मानकीकृत परीक्षण एक अनौपचारिक परीक्षण है। ये परीक्षण वर्ग परीक्षण है और आमतौर पर शिक्षक द्वारा विकसित किए जाते हैं और भारी मूल्यांकनकर्ताओं के समूह द्वारा नहीं किया जाता है। 67 में आएगा। 67 में इसमें निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर एक शिक्षक को अपने छात्रों के बीच खोज सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए अपने पाठ योजना की सफलता को मापना चाहिए। ऑप्शन में ए आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रासंगिकता में वृद्धि, फिर अन्य छात्रों, शिक्षक और पाठ्य पुस्तकों की राय को चुनौती देने में छात्रों में विश्वास। फिर थर्ड में आएगा आवृत्ति, जिसके साथ छात्र प्रश्न पूछते हैं। फिर इसमें अधिगम की खोजबीन प्रक्रिया में एक अध्यापक को पाठ की सफलता का मापन अपने बच्चों की खोजबीन विधि के द्वारा बदले व्यवहार से करना चाहिए, जैसे उनके प्रश्न पूछने की बारंबारता से उपयुक्त प्रश्न पूछने, बढ़ोतरी, अन्य विद्यार्थी अध्यापकों के पाठ्य पुस्तक की चुनौतीपूर्ण युक्तियाँ, उनकी चुनौतियों में स्पष्टता, माप, अपनी स्थितियों को बदलने व सुधारने की उपलब्धता, आंकड़ों के अनुसार इच्छा, विभिन्न उत्तरों को सही करने में हिम्मत या क्षमता की बढ़ोतरी आदि। फिर इसमें 68 में आएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न छात्रों को डिजाइन करने और नया स्वरूप देखने की आवश्यकता है, जिसमें नवीनता का अच्छा समावेश है। ऑप्शन सी में आएगा भविष्य की समस्या हल करने वाले प्रश्न। फिर इसमें आएगा व्याख्या में भविष्य की समस्या को हल करने वाले प्रश्नों के उत्तर में नवीनता या मौलिकता का अच्छा समावेशन होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय छात्रों को मौलिक चिंतन की नितांत आवश्यकता होती है। इसमें उनमें रचनात्मकता तथा आलोचनात्मक चिंतनशीलता का विकास होता है। फिर 69 में आएगा निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रश्न नहीं है। इसका आएगा व्याख्या सहित। इसमें व्याख्या सहित में आएगा बी में है व्याख्या से संवेदनशील प्रश्न एक प्रकार का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की चर्चा करने में विद्यार्थी असहज महसूस करते हैं, जबकि परिणाम संबंधी प्रश्न, उत्तेजक प्रश्न और अपसारी प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न आदि शिक्षक द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्न से संबंधित हैं। फिर इसमें आएगा 70 में आएगा किस प्रकार
किस प्रकार के पर्सन डाइवर्जेंट पर्सन हैं, इसका आएगा एम आएगा कई सही जवाब सवाल। फिर इसमें व्याख्या में आएगा डाइवर्जेंट पर्सन या अपसारी पर्सन का कोई निश्चित या एक उत्तर नहीं होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बच्चों के व्यक्तिगत सोच तथा चिंतनशीलता पर आधारित होते हैं, अर्थात अपसारी प्रश्न होते हैं जिनके एक से अधिक उत्तर होने की संभावना होती है। इसमें बालक अपने तरीके से चिंतन करके उत्तर लिखता है। फिर इसमें आएगा 71 में आएगा निम्नलिखित मूल्यांकन परिणामों का उपयोग 3 प्रमुख शीर्षों पर केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख शीर्ष हैं? इसमें आएगा व्याख्या सहित, यह डी में आएगा तीनों सही हैं। फिर इसमें आएगा फर्स्ट है मूल्यांकन परिणामों से ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, गणित सीखने में विशिष्ट समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान करना। फिर इसमें आएगा थर्ड में आएगा शिक्षार्थियों और अभिभावक और अन्य हितधारकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना है। ठीक है, इसका डी था। इसकी व्याख्या में मूल्यांकन परिणामों का उपयोग 3 प्रमुख शीर्षों पर केंद्रित होता है। वे 3 शीर्ष निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, मूल्यांकन परिणामों से ताकत और कमजोरी की पहचान करना। इसके फिर सेकंड में आएगा गणित सीखने में विशिष्ट समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान करना, शिक्षार्थियों, अभिभावक और अन्य हितधारकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसके द्वारा शिक्षार्थियों के अधिगम में जो कमियां रह जाती है उनका पता चलता है, एम उसमें सुधार किया जाता है। फिर 72 में आएगा मूल्यांकन में माता पिता की क्या भूमिका है? इसका है इसका आंसर डी में आएगा केवल सेकंड आएगा, डी में केवल सेकंड और यह है इसका आंसर सही। अनपढ़ माता पिता भी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। फिर इसकी व्याख्या में आएगा केवल शिक्षित माता पिता ही प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह कथन सर्वथा अनुचित है, क्योंकि केवल शिक्षित माता पिता ही नहीं बल्कि अशिक्षित या अनपढ़ माता पिता भी अपने बच्चों के प्रगति के मूल्यांकन में सहायक हो सकते हैं तथा अनपढ़ या अशिक्षित माता पिता भी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि बच्चों के प्रथम शिक्षक माता पिता को ही माना जाता है, जिनसे वे विभिन्न प्रकार के कौशलों, योग्यताओं तथा अक्षमताओं का विकास कर सकते हैं। माता पिता अनपढ़ होते हुए भी अपने अनुभव के हिसाब से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, भली भांति, तथा उन्हें अच्छा बुरा क्या होता है इसके बारे में भी अवगत करा सकते हैं तथा उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। फिर 73 में आएगा डॉट के अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए में आएगा शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन। फिर व्याख्या में आएगा शिक्षा प्रक्रिया के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, एक सीखने वाला और दूसरा सिखाने वाला। नियोजित शिक्षा में सीखने वाले शिक्षार्थी कहे जाते हैं और सिखाने वाले शिक्षक के प्रदर्शन के अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक हैं। नियोजित शिक्षा के 3 अंग और होते हैं, पाठ्यचर्या, पर्यावरण और शिक्षण, कला एवं तकनीकी। अतः सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक हैं। फिर है कक्षा संचालन। फिर इसमें छात्र के अधिगम का आकलन तथा अपेक्षित अधिगम परिणाम आदि। फिर नोट में आएगा शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल घटक के अंतर्गत नहीं आता है। यह विद्यालय प्रबंधकों का कार्य है कि शिक्षक कैसा प्रदर्शन कर रहा है उसकी जांच करना व मूल्यांकन करना। फिर इसमें आएगा 74 में कि
केवल उन प्रश्नों या समस्याओं की संख्या है जिनका छात्र ने उत्तर दिया या उचित रूप से हल किया। इसका ए में आएगा रो स्कोर। फिर इसकी व्याख्या में आएगा रो स्कोर केवल उन प्रश्नों या समस्याओं की संख्या है जिनका छात्र ने उत्तर दिया या उचित रूप से हल किया। अतः किसी भी परीक्षा में उसका मूल अंक रो स्कोर होता है जो एक छात्र द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या व्यक्त करता है। रो स्कोर आमतौर पर प्राप्त होने वाला वास्तविक स्कोर होता है। जैसे यदि एक परीक्षा देकर छात्र उसमें 100 में से 75 अंक प्राप्त करता है तो 75 उसका रो स्कोर होगा। यदि बच्चा एक मानकीकृत परीक्षण करता है तो रो स्कोर को एक मानकीकृत स्कोर में बदल दिया जाता है जिससे 1 परसेंटाइल प्राप्त होता है। फिर इसमें आएगा प्राप्त होता है। फिर इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक बच्चों में संख्यात्मक कौशल विकसित करने की एक आदर्श तकनीक नहीं है। ऑप्शन ए है रटना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा रटना प्राथमिक बच्चों में संख्यात्मक कौशल विकसित करने की एक आदर्श तकनीक नहीं है, जबकि वर्गीकरण, छँटाई एवं आदेश देना प्राथमिक बच्चों में संख्यात्मक कौशल विकसित करने की एक आदर्श तकनीक हो सकती है। इस तकनीक के माध्यम से बच्चों को गणित की प्रकृति को समझने तथा सीखने में मदद मिलती है। फिर छात्र में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उपागम नहीं है। इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान और बाद में अधिगम के आकलन किया जाता है। इसका प्राथमिक ध्यान सभी छात्रों के लिए अधिगम के निरंतर सुधार पर होता है, जिसका उपयोग छात्र अधिगम की प्रगति उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया जाता है। अधिगम के लिए आकलन के उपागमों में कंप्यूटर आधारित आकलन, शिक्षक नीति आकलन तथा समक्ष आकलन इसके अंतर्गत शामिल होता है। 77 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तब होती है जब कोई बच्चा प्रश्न को समझने में सक्षम होता है लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक संचालन के क्रम की पहचान करने में असमर्थ होता है। ऑप्शन है बी, यह है रूपांतरण त्रुटि। फिर इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में रूपांतरण त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जब कोई बच्चा प्रश्न को समझने में सक्षम होता है लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक संचालन के क्रम की पहचान करने में असमर्थ होता है। यह संप्रत्यय न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। इससे समस्या समाधान के रूप में जाना जाता है। न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के पीछे का सिद्धांत बताता है कि गणित में एक शब्द समस्या को हल करने के लिए एक छात्र आमतौर पर 5 चरणों से गुजरता है। वाइड कहना कि यदि कोई गणितीय समस्या को उत्तर देने का प्रयास कर रहा है तो उस व्यक्ति की कई क्रमिक बाधाओं पठन, समझ, रूपांतरण प्रक्रिया, कौशल और एनकोडिंग से गुजरने में सक्षम होना चाहिए। फिर इसमें आएगा पठन त्रुटि तब होती है जब वह छात्र समस्या में निहित शब्दों और प्रतीकों को पढ़ने में सक्षम नहीं होते। फिर समझ त्रुटि तब होती है जब छात्र समस्या को पढ़ने में असमर्थ होता है लेकिन जो आवश्यक है उसे प्राप्त करने में विफल रहता है। रूपांतरण त्रुटि तब होती है जब छात्र समस्या को समझते हैं लेकिन समस्या को हल करने के लिए सही गणितीय संचालन चुनने में विफल होते हैं। प्रक्रिया कौशल त्रुटि तब होती है जब छात्र समस्या को हल करने में सही संचालन चुनने में सक्षम होते हैं लेकिन सही प्रक्रिया के अनुसार इसमें भाग नहीं ले सकते। फिर एनकोडिंग
चरण त्रुटि तब होती है जब छात्र ने समस्या को हल करना समाप्त कर दिया लेकिन इसका गलत अर्थ निकाला गया। यह समस्त त्रुटियां बच्चों में किसी न किसी रूप में कभी न कभी उत्पन्न होती है, जिसे शिक्षक को अपने शिक्षण कौशल तथा रणनीतियों के द्वारा सही किया जा सकता है। इसका है व्याख्या। इसका है निम्नलिखित में से कौन आगे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिगम के एक अनिवार्य घटक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए अधिगम के लिए आकलन। फिर इसकी व्याख्या में आएगा अधिगम के लिए आकलन आगे सीखने को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए अधिगम प्रक्रिया के एक अनिवार्य घटक के रूप में कार्य करता है। अधिगम के लिए आकलन को समग्र वर्ताकार रूप में और अधिगम की प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राय देखा जाता है, जिसमें शिक्षार्थी अपनी प्रगति का मूल्यांकन शिक्षक को शिक्षार्थी की समझ के स्तर पर निर्णय लेने और उसके अनुसार शिक्षण अधिगम की रणनीति की योजना बनाने में मदद करता है। इसे रचनात्मक आकलन के रूप में भी जाना जाता है। फिर 7-9 में आएगा यदि परीक्षण के परिणाम सुसंगत है तो इसे कहा जाएगा ऑप्शन सी में आएगा विश्वस्त परीक्षण। इसकी व्याख्या में आएगा यदि परीक्षण के परिणाम सुसंगत है तो इसे विश्वस्त परीक्षण कहा जाएगा। विश्वसनीयता प्राप्तांकों की उस संगति की ओर इंगित करता है जो एक ही व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर एवं विभिन्न परिस्थितियों में उसी परीक्षण से मापने पर प्राप्त होते हैं। अतः किसी परीक्षण में मापन की त्रुटियां जितनी कम होगी, परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा। थैंक यू दोस्तों।